सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सबको पाठ 7 कक्षा 7 का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि पहले भाग में मैंने आपको आधा पाठ पढ़ा चुके हैं। आइए आधा पाठ आगे के पाठ में हम आगे के कहानी में पढ़ते हैं। तो पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक को बीमार होने का शौक़ था और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किस किस तरह का बीमारियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो अपनी मुसीबतों से जूझते हैं और आखिरकार जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर किस प्रकार उन्हें दोबारा बीमारी जकड़ती है। तो आइए जाने, जब उन्हें ये बीमारी दोबारा होती है, फिर से उन्हें पेट में वैसा ही दर्द होने लगता है, तो लोगों को राय मशवरे के बाद कौन से डॉक्टर को बुलाया जाता है। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई, यानी सभी उनके घर के लोगों ने और रिश्तेदारों ने मिलकर तय किया कि अब घर के बगल के पंडित जी को ही बुलाया जाए, जो कि आयुर्वेदाचार्य, रस ज्ञानरंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाया गया। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भी भेज दिए गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए, न भेजे गए सज्जन ही का कोई पता चला। एक और दर्द बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटकर कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी के एक पालकी से तशरीफ़ लाए। आकर उन्होंने उनके लेखक के सामने कुर्सी पर विराजे। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त वो शरीर पर एक सूत के नाम पे केवल जनेऊ रखे हुए थे, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखे, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है, यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। यानी ये सब जो है हवा का दोष है। वो क्या होता है, पेट्रियों के रास्ते पेट में जाकर घुस गया हुआ है। इससे मंदाग्नि का दुष्प्रभाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ पितहर होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और उनकी तबीयत, लेखक की जो तबीयत थी, दर्द और क्रोध से एक दूसरे की संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। अंत में लेखक से नहीं रहा जाता है। उन्होंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से अपटे का कोर्स तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक से वह श्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहते हैं कि देखिए, मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि को सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पीछा पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। दर्द कभी कभी तो कम अवश्य हो जाती थी, परंतु पूरी तरीके से वो दर्द गया नहीं था। सीआईडी के समान वो दर्द उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। चरपाई पर पड़े रहने लगे। दिनों में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी, कम दिमाग चाटती थी। अधिक एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए। बोले, साहब, आप लोग को इनका हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य जी को दिखलाएं। यानी जब लेखक से एक व्यक्ति मिलने आते हैं तो वो मशवरा देते हैं कि इनको किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य जी से दिखाना चाहिए। तो लेखक मन में सोचने लगे कि वैद्य जी महाराज को तो हम दिखा ही लिए हैं, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। लेखक कहते हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में और अपनी बेबसी के बारे में और लिखते, परंतु वो हकीम साहब के वेशभूषा के बारे में भी लिखना चाहते थे, जिससे वो रह नहीं सकते। बनारस में कभी बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का
बदनदार अंगा पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोहे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता था कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योंत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। आते ही उन्होंने सलाम किया, आते ही लेखक उन्हें सलाम करते हैं, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराकर दिया और बोले, मिजाज कैसा है? लेखक कहते हैं कि मर रहा हूँ, बस आप ही का इंतज़ार है, यह ज़िंदगी आपके हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार अब आप तो ऐसी बात करते हैं गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। हकीम साहब उन्हें समझाते हैं कि आप तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी की शिकायत कर रहे हैं जैसे आप ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं, थक चुके हैं। भला मैं गुस्ताखी भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन नब्ज तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द है, रफू चक्कर हो जाएगा। लेखक कहते हैं, आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान के तुर्कमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इस वक्त आप पी लीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। और हकीम साहब चलने की तैयारी करते हैं। उठते उठते बोलते, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ रहती है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और उन्हें भी, यानी लेखक को भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी थी, क्योंकि ये दर्द काफ़ी समय से इनके साथ चला आ रहा था। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सक कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप हेम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होगा। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं क्या जादू है साहब, जादू का काम करती है, जादू का। यानी इस प्रकार सभी लोग उन्हें अलग अलग तरह का मशवरा देने लगे। एक प्राकृतिक चिकित्सक वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगी। तो लेखक के जो ससुर हैं एक डॉक्टर को ले आते हैं, तो वो डॉक्टर ने कहा कि देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे बुलाता। इसी बीच में उनकी नानी भी उनको देखने आती है, तो उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली कि मैं तो पहले ही सोच रही थी कि कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है? तो जब लेखक पूछते हैं कि ये ऊपरी खेल क्या है, तो नानी जी बताते कि यह सब कुछ किताबों की में ही थोड़ी लिखा होता है। यह बात है कि किसी चुड़ैल का प्रसार है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, यानी लेखक की पत्नी और माँ की ओर देखकर वो कहती हैं कि इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। तो लेखक उनसे कहते हैं कि डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब लेखक की पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें कुछ हर्ज भी क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी नहीं हुई, परंतु लेखक के दर्द में कोई भी कमी नहीं आई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करना, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा उनको कभी भी किसी भी दवा से नहीं मिला। अब पक्का इरादा कर लिया था कि लखनऊ जाएंगे। जो बात काशी में नहीं हो सकी, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन थे, सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक डॉक्टर को एक मेहरबान लेकर आते। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। तो लेखक ने अपने मुंह जीप जो चाहे देखिए कहकर उन्हें अपना मुंह दिखाते हैं। तो लेखक घबराए, ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बढ़ेगी, कविता पढ़ने के समय सुनाई देती थी। वे चकित भी हो जाते हैं।
डॉक्टर साहब बोलते हैं कि किसी डॉक्टर को यह सूझा ही क्यों नहीं कि ये पायरिया भी हो सकता है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। तो लेखक कहते तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई नहीं हुई। यानी लेखक ही सोचते हैं कि उन्होंने तो आसानी से कह दी, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर लेखक सोचते हैं, फिर वे भी निश्चय करते हैं कि यही डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ वो जाकर दिखवाना चाहते हैं। उसने कहलाया कि 3 रुपये एक दांत निकालने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 रुपये अलग से। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सर में भी लेखक को चक्कर आने लगा। लेखक ने सोचा जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च कर ही दूं। तो वो अपनी पत्नी से रुपए मांगते हैं। तो पत्नी जब पूछती है कि ये रुपए क्या होंगे, तो लेखक बताते हैं कि लेखक सारा हाल उन्हें बता देते हैं। तो पत्नी बोलती है तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, आज कोई कहता है दांत निकलवा दो, यह सब फिजूल है, खाना सही तरह से खाओगे 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो लेखक ने कहा कि तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाएं। और इस प्रकार बेढप बनारसी की कहानी का अंत हो जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक के बारे में यही बताया जाता है कि लेखक ने जहाँ एक और मरीजों के धन ऐंठने वाले डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों, नीम हकीमों पर व्यंग किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने लोगों के खान पान पर नियंत्रण की भी सलाह दी है। क्योंकि अगर वो अपने खान पान पे भी नियंत्रण रखते हैं तो इस प्रकार की बीमारियों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और चिकित्सक पद्धति की ओर सामाजिक रूढ़ियों से हमें लोगों को जागरूक कराना चाहिए कि किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति और अपने स्वास्थ्य का किस प्रकार हम ख्याल रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ से जो जानकारी दी गई है अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।